Hello everyone and welcome back to my physiology playlist. Today we are going to do chapter number 73 from Guyton. यूनिट 13 का ये चैप्टर है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म और एनर्जेटिक्स इन चीज़ों के साथ डील करता है और इस चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स एंड मेटाबॉलिक रेट. Basically, the chapter gives you a very good physiological idea about how you utilize your energy, how your energy is produced. और सारा गेम आपको बताया कि जब एनर्जी की बात होती है so it's all about ATP, adenosine triphosphate. तो जैसा कि नाम में है triphosphate, it contains 3 strong high energy bonds. उन bonds की वजह से हमको एनर्जी मिलती है. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में इसी ATP मॉलिक्यूल और इसके साथ एसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जिक्र कर रहे होंगे. सो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ऑल्दो ये बात मैं आपको बता दूं कि डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस चैप्टर कि वी विल टॉक अबाउट हाउ एटीपी इज जनरेटेड फॉर एग्जांपल, और वो सारी डिटेल्स जो हैं गाइज वो बायोकेमिस्ट्री में है. तो बायोकेमिस्ट्री के मेरे जो लेक्चर्स हैं ना उसमें आपको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और सारे ग्लाइकोलाइटिक पाथवे और क्रेब्स साइकिल और टीसीए ये सब चीज़ें हम वहाँ करते हैं. किस तरह एटीपी बनता है इन दी माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के पूरा चेन है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द बायोकेमिस्ट्री of ATP generation. However, we are going to discuss about the physiology. So physiology gives you an overall idea कि कब energy बनेगी, कैसे use होगी. So with this understanding, let's begin the chapter. So the first heading is ATP function is the energy currency. अब ये करेंसी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. देखें, आप अगर इंडिया में हैं तो यू यूज़ इंडियन रुपीज़, राइट. आप पाकिस्तान में हैं तो यू यूज़ पाकिस्तानी रुपीज़, PKR. इफ़ यू आर इन US यू यूज़ यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स. तो ये करेंसी है, हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है ना. उस करेंसी में आप वहाँ डील करते हैं. सो इफ़ यू आर गोइंग टू US फॉर एग्जांपल, PKR, INR ये नहीं चलने लगे. अब ये बात वैसे USD के लिए ठीक नहीं है बिकॉज USD हर जगह चलता है, बिकॉज दैट हैज़ इंटरनेशनल ट्रेड करेंसी है, इसका स्टेटस इस तरह का है. सो बट अगर हम जनरल टर्म्स में बात करें तो हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी होती है और वो उसी तरह से लोग उसमें डील करते हैं. तो हमारी बॉडी में एनर्जी का जितना भी एक्सचेंज है और जो एनर्जी की करेंसी है वो है ATP का मॉलिक्यूल. सो द मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज़ बेसिकली द एनर्जी करेंसी ऑफ योर बॉडी. और ये बनता है बहुत सारी चीज़ों से. ATP अभी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे इसके बारे में बात करेंगे. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, दे कैन ऑल बी यूज्ड बाय द सेल्स टू सिंथेसाइज लार्ज अमाउंट्स ऑफ ATP. Okay, so your ATP is produced in the body. Largely जो energy source है वो carbohydrate है, but obviously fats and proteins can also produce a lot of energy. And therefore ATP has been routinely known as the energy currency of your cellular metabolism. Indeed, the transfer of energy from foodstuff to most functional systems of the cells can be performed only through the medium of ATP. So energy की जो सारा कहानी है, यानी कितनी ATP यूज़ हो रहे हैं, कितना, it's all ATP, ATP, ATP. ठीक है. और अभी थोड़ा एक आइडिया लेते हैं कि ATP से कितनी एनर्जी हमको मिलती है. सो एन एट्रीब्यूट ऑफ ATP that makes it highly valuable as an energy currency is the large quantity of free energy. इतनी सारी फ्री एनर्जी मिलती है, रफली अराउंड 7300 कैलोरीज पर मोल या 7.3 किलो कैलोरीज अगर हम बात करें. सो एक मोल ऑफ ATP मॉलिक्यूल से इतना सारा एनर्जी निकलता है. बट एज मच एज 12,000 कैलोरीज अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन. सो लुक एट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी दैट यू कैन एक्चुअली गेट फ्रॉम ATP. 7,500, 12,000 अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस. ओके. And it is generated from, I told you, all sorts of macromolecules. It is generated from carbohydrates, it is generated from fats. In fact, fats से सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है. But हम अपनी बॉडी में एज अ रूटीन सोर्स ऑफ एनर्जी किसको यूज़ कर रहे होते हैं? कार्बोहाइड्रेट को. Okay, so all these three molecules, carbohydrate, fats and proteins, they are main source of ATP generation, and we get energy mainly from carbohydrates. But this is not the molecule giving you the highest number of energy. So combustion of carbohydrates is the main source, and carbohydrates may be mainly the glucose, okay, by some metabolic and biochemical processes which are glycolysis, Krebs cycle. So glucose का जो molecule है, it undergoes a lot of chemical reaction. Glucose से glucose 6-phosphate, glucose 6-phosphate से glucose 1,6-phosphate, things like that. And you get through glycolysis and Krebs cycle, ultimately you get a lot of ATP molecules and energy. एक mole of ATP से मैं आपको बता रहा हूँ कि this is the magnitude of energy that you get. So imagine when you utilize a glucose molecule, how much ATP and energy you receive by combustion
combustion of those carbohydrate molecules. Then combustion of fatty acid by beta oxidation also liberates ATP, and combustion of proteins also gives you ATP. So all these three molecules lead to generation of ATP molecules. Okay. Now क्या क्या काम है अब ATP का? हर हेडिंग एक फंक्शन है जो आपको याद रखना है. ATP energizes द सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट. देखें, बात यह है कि आप अपनी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पर, रोज़ की बेसिस पर बना रहे होते हैं. सो योर बॉडी इज़ एक्चुअली सिंथेसाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो फॉर एग्जांपल आपके लिवर में प्रोटीन्स बन रहे हैं, एल्बुमिन बन रहा है. सो एक सिंपल पेप्टाइड लिंकेज बनाने के लिए आपको एक अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से जोड़ना होता है. सो दिस इज वन अमाइनो एसिड, इट हैज़ टू बी बाउंड टू अनदर अमाइनो एसिड, एंड दिस बॉन्ड विच यू आर प्रोड्यूसिंग इन योर बॉडी इज नोन एज अ पेप्टाइड बॉन्ड. अब ये पेप्टाइड बॉन्ड ऐसे फ्री में नहीं बनता. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपको घर बनाना हो, आपके पास एक ओपन प्लॉट है, अब आपको इसमें पूरा ग्राउंड फ्लोर बनाना है, तो सारे रूम्स बनाने, डोर्स लगाने, विंडोज़ लगानी एंड व्हाट नॉट. तो ये सब फ्री में तो नहीं कंस्ट्रक्ट होगा, आपको इसमें पैसा डालना पड़ेगा. सो यू हैव टू यूज़ करेंसी ओवर देयर. बिल्कुल इसी तरह जब आप अमाइनो एसिड को अमाइनो एसिड से जोड़ते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और एनर्जी करेंसी आपको पता है आपकी बॉडी की क्या है, ATP. सो यू हैव टू यूज़ ATP ओवर देयर. सो व्हेनेवर you are synthesizing something, you use ATP. So एक एग्जाम्पल इन्होंने दी है कि सिंपल एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए sometimes you may need 500 to 5000 कैलोरीज पर मोल. इसको आप ऐसे समझें कि आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए 500 रुपये या 5000 तक भी पैसे यूज़ करने पड़ सकते हैं. अभी डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह के बॉन्ड बना रहे हैं. अगर आपने एक सिंपल सा बन कबाब टाइप की चीज़ खानी है, पाव भाजी टाइप की, वो शायद थोड़ा सस्ता मिल जाए, 50 रुपये का मिल जाए, 100 रुपये का मिल जाए. वैसे वो आजकल वड़ा पाव गर्ल बड़ी मशहूर हुई हुई है, बिग बॉस में भी आ गई है. तो लेकिन अगर हो सकता है आपको जिंगर बर्गर लेना है या कोई बहुत हाई फाई टाइप का बर्गर चाहिए, तो हो सकता है वो बहुत महंगा हो, 5000 रुपये का हो. बिल्कुल ऐसे ही बॉन्ड पे डिपेंड करता है, हाउ मच एनर्जी डू यू एक्चुअली यूज टू मेक दैट बॉन्ड. सो the point is कि you need energy for synthesizing things in the body. Okay, right. ATP energy is also used for synthesizing glucose from lactic acid. So in your body there are certain scenarios जब आप ग्लूकोनियोजेनेसिस के ज़रिए नया ग्लूकोज बना रहे होते हैं, तो उसमें भी एनर्जी यूज़ होती है. सो व्हेनेवर यू आर मेकिंग समथिंग न्यू इन द बॉडी, एंड you must then understand that you have to utilize energy for that particular chemical reaction. Then ATP is also required for muscular contraction. आपकी जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, you need ATP. सिंपल सी चीज़ है ये. ATP is also very important for active transport across the membrane. देखें आपकी बॉडी में there are so many places in your body जहाँ पर अगर एक सेल है, उस सेल के अंदर किसी भी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है और बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, and now you have to pump that thing आउट ऑफ द सेल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. यानी सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कम है, बाहर ज़्यादा है. यूजुअली क्या होता है, डिफ्यूजन के अगर लॉज को आप फॉलो करें, सो थिंग्स मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन अगर आपको अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट किसी चीज़ को बाहर भेजना हो, यानी आपको चीज़ उस तरफ भेजनी है जहाँ ऑलरेडी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सो दिस इज़ पावर के अगेंस्ट आप फोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे ATP will be used. ये बिल्कुल ऐसे है कि सीढ़ियाँ हैं, आपको नीचे उतरना है तो टूवर्ड्स द ग्रेविटी आप बड़े मज़े से उतर जाएंगे, लेकिन अगर आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर जाना है तो आपकी फोर्स लगेगी. बिल्कुल इसी तरह और ये जो सेलुलर ट्रांसपोर्ट है, ये किडनीज़ में इंपॉर्टेंट है, आपके अदर टिश्यूज़ में इंपॉर्टेंट है, हार्ट में इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेनेवर यू, एंड सच ट्रांसपोर्ट बाय द वे इज़ नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो व्हेनेवर यू हैव टू डू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यू हैव टू स्पेंड ATP. ओके. आपके बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंडुलर सिक्रीशंस के लिए ATP चाहिए. यानी यू हैव थायराइड ग्लैंड, इसमें से हार्मोन्स ने बाहर अगर आना है तो यहाँ ATP यूज़ होगा. पैंक्रियाज है, उसमें से पैंक्रियाटिक जूस ने बाहर आना है, ATP यूज़ होगा. ओके. देन ATP एनर्जाइजेज नर्व कंडक्शन. अब ये नर्व कंडक्शन के बगैर ज़रा लाइफ इमेजिन करो, यू विल नॉट बी एबल टू लिव विदाउट नर्व कंडक्शन. सो सारी नर्व कंडक्शन में ATP यूज़ होता है. सो पॉइंट ये है कि भाई ज़िंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए ना. इंडिया में हो तो INR चाहिए, पाकिस्तान में PKR, USD तो हर किसी को चाहिए, चाहे आप दुनिया में कहीं भी हो. तो बात यह है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीद सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी बॉडी में ATP है तो आप मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं. ATP इन तमाम कामों के लिए रिक्वायर्ड है. अच्छा, अब एक मैं आपको मज़े की बात बता रहा हूँ
कि एटीपी बॉडी में एक बेसलाइन लेवल पे रहता है और उसको बेसलाइन लेवल पे रहने के लिए एक बीच में बफर चाहिए. सो मैं इसको इस तरह समझाऊँ आपको कि से फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर बॉडी और आज आपने से फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ग्लूकोज खाया है. 100 ग्राम ग्लूकोज से आपका एक एक्स नंबर ऑफ एटीपी बॉडी में बन गया और अब आप फ़ौरन 100 ग्राम ग्लूकोज खाने के बाद आप से फॉर एग्जांपल 100 ग्राम ग्लूकोज और खाते हैं तो अब सिमिलर एक्स नंबर ऑफ एटीपी मजीद बन गया आपका. तो एटीपी बढ़ता जाएगा ना, जितना खाते जाएंगे उतना एटीपी बढ़ता जाएगा. द बॉडी डज नॉट want this. Body want a constant amount of ATP to be circulating in the body because ये जो ATP का लेवल है वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि आपका कौन सा पाथवे किस डायरेक्शन में जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस किस डायरेक्शन में जाएगा, क्रेब्स साइकिल किस डायरेक्शन में जाएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस किस डायरेक्शन में जाएगा. अब अगर ATP की कॉन्सेंट्रेशन डाइट के साथ इतना तेज़ी के साथ चेंज होती रहेगी तो आपके सारे पाथवेज दे विल गो क्रेजी. कोई तेज़ होगा, कोई स्लो होगा, कोई हिसाब किताब ही नहीं होगा. सो व्हाट योर बॉडी हैज़ कम अप विद अ फॉर्मूला कि जो भी एटीपी है उसको एक बफर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दें और उस बफर मॉलिक्यूल का नाम है फॉस्फोक्रिएटाइन. तो जितना भी एटीपी बनता है वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोक्रिएटाइन में. तो बेसिकली एटीपी का जो बेसल लेवल है वो कांस्टेंट रहता है और सारा एनर्जी किस फॉर्म में जमा हो रहा होता है, फॉस्फोक्रिएटाइन फॉर्म में. तो ये जो फॉस्फोक्रिएटाइन फॉर्म है जब जब आपको एटीपी चाहिए होता है यहाँ से एटीपी दोबारा बन जाता है. यहाँ पे इन्होंने कोई केमिकल रिएक्शन दिया भी है. सो दिस फॉर एग्जाम्पल, सो व्हेन यू गेट एटीपी इट कंबाइंस विद क्रिएटाइन एंड प्रोड्यूस फॉस्फोक्रिएटाइन. और जब कभी एटीपी चाहिए होता है तो फॉस्फोक्रिएटाइन से दोबारा एटीपी बन जाता है. ये बिल्कुल ऐसे है कि जो लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह में डील करते हैं उनको पता है कि देयर आर क्रिप्टो वॉलेट्स और उन वॉलेट्स में यूएसडी रखा जाता है एज अ ट्रांजैक्शन करेंसी. सो यूएसडीटी उसको हम कहते हैं. सो वी डोंट यूज द पेपर करेंसी यूएसडी बट वी यूज अ डिजिटल वर्जन विच इज यूएसडीटी. सो यू हैव सिमिलरली हियर वी हैव एटीपी एज द मेन करेंसी and phosphocreatine as a USDT currency. Okay, so you can use this for trading. This is the USD that you are using for trading energy in the body. Okay, so this is what this headings actually tells you. Okay, phosphocreatine functions as a necessary storage of ATP molecule and this is also called ATP buffer. अक्सर मैं स्टूडेंट से एग्जाम में भी सवाल करता हूँ कि what do you think is a good ATP buffer for your body, and the best ATP buffer in your body is phosphocreatine because this is the molecule जो आपकी body में, और ये भी it has similar amounts बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा amounts of energy stored. So for example अगर आप phosphocreatine के energy bonds की बात करें, so it also gives you like up to 13,000 calories per mole under physiological conditions. 12,000 मिल रहे थे from ATP and you're getting 13,000 from phosphocreatine. So unlike ATP, phosphocreatine cannot act as a direct coupling agent for energy transfer. So काम सारे ATP से होंगे, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि फॉस्फोक्रिएटिन जाके बोले यार मैं आ गया हूँ, मेरे पास भी एनर्जी हाई एनर्जी बॉन्ड्स हैं, चलो अब ज़रा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करो, चलो अब ज़रा ग्लैंड्स में से सिक्रीशंस रिलीज करो. नो, phosphocreatine cannot do this. Phosphocreatine has first to be converted into ATP and the ATP can actually do all the transaction. यानी अगर मैं किसी के पास जाऊँ और जाके बोलूँ मेरे पास USDT है, चलो मेरे से ये USDT ले लो भाई और मुझे 2 किलो चावल दे दो, उसने कहना नहीं यार मुझे तो USD ही चाहिए, मुझे तो पेपर फॉर्म ऑफ करेंसी ही पसंद है, आपकी क्रिप्टो करेंसी नहीं पसंद. सो बिल्कुल ऐसे फॉस्फोक्रिएटिन स्टोरेज फॉर्म है लेकिन ट्रांजैक्शन फॉर्म नहीं है. ऑल्दो ये एग्जाम्पल 100% वैलिड नहीं है बिकॉज USDT एक्चुअली एक ट्रांजैक्शन फॉर्म है और कई सारी जगहों पर एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी वैलिड ट्रांजैक्शन करेंसी के तौर पे यूज़ भी होती है. एनीवेज यहाँ पे एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है एरोबिक वर्सेस एनएरोबिक एनर्जी. सो ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट एरोबिक थिंग्स वी मीन दैट ऑक्सीजन इज सफिशिएंटली प्रेजेंट एंड एनएरोबिक मीन्स देयर इज नो ऑक्सीजन, दिस इज डिवाइड ऑफ ऑक्सीजन. ओके, एंड वी नो दिस pretty much in biochemistry. Now anaerobic energy utilization during hypoxia, anaerobic actually मतलब नाम सुन के भी लग रहा है कि एनारोबिक का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है. सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन द बॉडी जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई एक्चुअली नहीं होती. सो फॉर एग्जांपल व्हेन यू हैव हाइपोक्सिया और से फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर डूइंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज. सो देयर आर सर्टेन सिनेरियोज इन द बॉडी व्हेन यू डू रेस्पायर अंडर conditions which does not have oxygen, which do not have oxygen, which is what we call anaerobic respiration. The point in these two paragraphs is that we still make ATP but less amount of ATP. So if there is no oxygen, low amounts of ATPs are produced. Okay, so that's all. And then we also produce lactic acid, which is the reason for pain in muscles during exercise. So ये सारा paragraph इसी चीज को brief कर रहा है. I like this diagram. This is a good one. So let's go through this one time.
कि आपकी बॉडी में एटीपी बनता कैसे है और किन किन चीज़ों और फिर वो किन किन कामों में यूज़ होता है. सो इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज़ द हीरो मॉलिक्यूल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस चैप्टर. ये वो मॉलिक्यूल है जो आपकी बॉडी की एनर्जी करेंसी है. ये ग्लूकोज से भी बनता है, ये फैट्स से भी बनता है वाया एसिटाइल-CoA, ये प्रोटीन से भी बनता है, एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस. सो दीज आर ऑल द मॉलिक्यूल्स which give rise to formation of ATP, and then this ATP is used for synthesis of things, muscular contraction, glandular secretions, nerve conduction, and so many other things, active transport. ये आपकी बॉडी में करेंसी यूज होती है, and the currency is stored in the form of phosphocreatine. All right, so this is a good diagram to summarize the whole chapter basically. Okay. Now, extra consumption of oxygen repays the oxygen debt after completion of strenuous exercise. ये भी एक अगेन फिजियोलॉजिकल सी चीज़ है. ये बिल्कुल ऐसे है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ strenuous exercise, a person contributes to breathe hard and consume large amount of oxygen for at least a few minutes. So जो ऑक्सीजन की कमी में, उसकी गैर मौजूदगी में जितनी भी रेस्पिरेशन हुई थी एनारोबिक, वो फिर आप तेज़ी से सांस लेते ना इस तरह, तो वो सांस लेने से ऑक्सीजन का अमाउंट रीपे हो जाता है. सो दैट्स इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एग्जाम के हवाले से इंपॉर्टेंट हो. देन समरी ऑफ द यूटिलाइजेशन, दिस इज द diagram which is the summary of utilization of ATP, generation of ATP from these molecules, and then utilization of ATP in this game. Right. Now, दो बेसिक सी अगेन चीज़ें हैं, ये मैं क्विकली आपको समझा देता हूँ. वो हैं कंट्रोल ऑफ एनर्जी रिलीज. सो देयर आर टू थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. रेट ऑफ कंट्रोल जो है किसी भी रिएक्शन का, वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पर और एंजाइम पर. सो से फॉर एग्जाम्पल, अगर सबस्ट्रेट इनफ क्वांटिटी में है, ये सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, ये ग्लूकोज हो सकता है जिस पे कोई एंजाइम काम कर रहा है, या ये ग्लाइकोजन हो सकता है जिस पे कोई एंजाइम काम कर रहा है. सो दैट कैन बी एनी सबस्ट्रेट. सो इफ सबस्ट्रेट इज प्रेजेंट इन इनफ अमाउंट्स, what is the other factor which will control the rate of reaction? It will obviously be the enzyme, बिकॉज सबस्ट्रेट ऑलरेडी हाई अमाउंट्स में है. और इसको आप अपोजिट करते हैं, अगर सबस्ट्रेट बहुत ही लो अमाउंट में है, देन हु विल डिसाइड द स्पीड और द रेट ऑफ द रिएक्शन? इट विल बी द सबस्ट्रेट, बिकॉज सबस्ट्रेट बहुत ही लो अमाउंट में है. सबस्ट्रेट बढ़ाइए, रिएक्शन बढ़ेगा, बट देयर विल कम अ टाइम जब सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अब सबस्ट्रेट बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है. नाउ एंजाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट्स द होल crux of what is written in the next two paragraphs. So before discussing the control of energy release in the cell, it is necessary to consider the basic principle of rate control. So, और ये rate control यहाँ पे इस तरह से बताया उन्होंने कि the mechanism by which an enzyme catalyzes a chemical reaction is first for the enzyme to combine loosely with the substrate. ये हमको पता है, ज़ाहिर एंजाइम ने बाइंड करना है सबस्ट्रेट के साथ. So बेसिकली ये दो पैराग्राफ अब आप खुद से देख लीजिएगा, एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बट पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया आपको. You know, when there is enough substrate available, so substrate is in enough quantity, who will decide the rate of the reaction? Enzyme. If substrate is in low quantity, substrate will decide the rate of the reaction. Okay, so that's the bottom line. Okay, now all these headings are not so important. और फिर मेरा ख्याल है अगला भी एक पोर्शन था which was यहाँ डेफिनेशन बताई हुई है कैलोरी की, वेरी बेसिक डेफिनेशन, और मेटाबॉलिक रेट की. ये मुझे दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है. एंड लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ मेटाबॉलिक रेट. सो मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी सिंपली मीन्स ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच आर हैपनिंग इन योर बॉडी. सो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारी चीज़ें मिला के क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिज्म. एंड द मेटाबॉलिक रेट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ द हीट लिबरेशन. इन तमाम केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए जो अल्टीमेटली हीट जनरेट होगी, उसके कितना हीट जनरेट हो रही है, किस रेट से हीट जनरेट हो रही है, इस सब को हम कहते हैं मेटाबॉलिक रेट. सो दिस इज एन ईजी कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड. Heat is the end product of almost all energy released in the body. So, in discussing many of the metabolic reactions in the preceding chapters, we noted that not only the energy in food is transferred to ATP, instead a large amount of this energy that we release also becomes heat. On average, about 35% of the energy in the food becomes heat during ATP formation. 35% guys. So आपका system 65% efficient है, 35% are heat losses. Okay, even, and this heat is important to maintain the normal cycle of your body.
Even when 27% of energy reaches the functional system of the cell, most of the energy eventually becomes heat. So heat. You are a heat generating machine. Okay. What is a calorie? To discuss the metabolic rate of the body and related subject quantitatively, it is necessary to use some unit. So calorie is the unit for heat generation in your body. And the calorie is the unit used for this purpose to define heat liberation and heat usage. Recall that 1 calorie is spelled with a small c always, and often a gram calorie is the quantity of the heat which is required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. Sometimes कुछ funny examiners होते हैं भाई, एग्जाम में पूछते हैं कि define 1 calorie. So this is the definition. So 1 calorie की definition ये है आपके सामने. Okay, it is the amount of heat which you need to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree centigrade. जितनी भी heat चाहिए, that is 1 calorie. फिर यहाँ से आप किलो कैलोरी का और बाकी सारे यूनिट्स निकाल लेते हैं. Now, measurement of the whole body metabolic rate. You will never do this perhaps in your medical career. So ये details आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. How do you do calorimetry, direct calorimetry, indirect calorimetry? You don't need to know this because you will probably not be doing this. Okay. Right. Then अब और क्या important है यार? ये important है. Overall energy requirements of a person. So an average man who weighs about 70 kilograms, that's the standard weight जो हम लोग अक्सर मेडिसिन में ले रहे होते हैं, 70 किलोग्राम का मैन, एंड लाइज इन द बेड ऑल द डेज. आप कुछ नहीं कर रहे, 70 किलोग्राम का आदमी है, चिल करके मज़े से सारा दिन लेटा हुआ है. स्टिल द पर्सन इज यूजिंग 1650 कैलोरीज पर डे. ये भी कुछ भी नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा, और लेकिन जाहिर है कुछ तो हो रहा है ना सेल के अंदर. आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं जहाँ ट्रांसपोर्ट चल रहा है, जहाँ आइंस इधर उधर जा रहे हैं, तो वो सब में एनर्जी चाहिए ना यार. एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, हार्मोन रिलीज हो रहे हैं. सो 1650 तकरीबन कैलोरी, 1500 कैलोरी के आसपास वो बंदा यूज़ कर रहा है. द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड डाइजेस्टिंग फूड इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज इन ईच डे, बिकॉज आप काम कर रहे हैं. सो इसमें 200 और डाल दें तो अब ये हो गया 1850. लेटा हुआ है लेकिन खा पी रहा है, इतनी एनर्जी यूज़ हो रही है. इफ़ ही सिट्स इन अ चेयर ऑल द डे विदाउट एक्सरसाइजिंग, तकरीबन 2000 से 2000 ये सारी कैलोरीज के अमाउंट्स, आई मीन दे आर गुड फॉर डिस्कशन को आप देख लें. ज़रूरी नहीं है कि आप याद करें, एग्जाम में ऐसे पूछते नहीं है वैसे. द अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज टू परफॉर्म डेली फिजिकल एक्टिविटी इज नॉर्मली अबाउट 25% ऑफ द टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, बट इट कैन वेरी मार्केटली. अब आपकी डिपेंड करता है ना यार कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी क्या है. आई मीन अगर आप सिंपल हल्का फुल्का चल रहे हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन डिफरेंट होगी. लेकिन अगर आप लेबर के तौर पे काम कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल सीमेंट की बोरियां उठा के इधर से उधर लेके जा रहे हैं, अब आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन डिफरेंट हो गई. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वर्क दैट यू आर एक्चुअली डूइंग, राइट. फिर एक टर्मिनोलॉजी है BMR, basal metabolic rate, is the minimum energy expenditure for the body to exist. वो कितनी होती है? So वो यहाँ बताया भी है ना कि कितने आपकी बेस लाइन पे यूज़ हो रही होती है अगर आप लेटे हुए हैं सारा दिन. So even when a person is at complete rest, considerable amount of energy is required to perform the body functions. The minimum level of energy required is known as BMR, which is it accounts for about 50 to 70% of the daily energy expenditure. तो basal metabolic rate जो है, मतलब अगर आप लेटे हुए हैं और आपका 1650 कैलोरी यूज़ हो रहा है, ये वो अमाउंट है जो आपको बेस लाइन मेंटेन करने में ज़रूरी है. अगर इतनी भी रिएक्शंस नहीं हुए, इतनी भी हीट नहीं बनी, द पर्सन विल बी डेड. समझ रहे हैं बात आप? Okay, because the level of physical activity is highly variable among different persons, measurement of BMR provides a useful mean टू कंपेयर वंस. भाई यार ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको इस पर बात नहीं कर रहे हैं. अच्छा, कुछ चीज़ें हैं. अब हर हेडिंग एक बुलेट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि आपका ये बात समझ में आ गई कि व्हाट इज़ बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, कि अगर आप बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन में हैं, सो द अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बॉडी फंक्शन इज़ व्हाट वी कॉल द BMR, ठीक है. अब बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है because of certain conditions, कम हो जाता है because of certain conditions. So thyroid hormone, for example, increases the metabolic rate. When the thyroid gland secretes maximum amount of thyroxine, the metabolic rate sometimes increases 50 to 100% because thyroxine goes to all the cells, increases metabolism. Okay, तो ये एक point याद रखना है कि thyroid always increases BMR. Male sex hormones increase the BMR तकरीबन 10 से 15%. ग्रोथ हार्मोन इंक्रीजेज द मेटाबॉलिक रेट. फीवर, बुखार में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है. सो रिमेंबर, टेम्परेचर इसीलिए बॉडी का बढ़ता है बिकॉज बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं. सोते वक्त स्लीप में मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है. सो मेल न्यूट्रिशन में डिक्रीज हो जाता है. तो ये सारी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए. ओके, नाउ एनर्जी यूज फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, ये
नॉट एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, ओके। इसमें कुछ एग्जाम के लिए आपको याद नहीं रखना। एनर्जी यूज फॉर प्रोसेसिंग फूड, थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड आफ्टर अ मील इज इंजेस्टेड, द मेटाबॉलिक रेट इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस व्हिच हैपन इन द बॉडी, एंड दिस इज व्हाई वी कॉल इट थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। कभी नोट किया है, अच्छे से चिल कमरे में बैठे हुए हो, एसी सही चल रहा हो, खाना खा लिया ठीक ठाक गरम गरम, और पसीने आना शुरू हो गए, बिकॉज आपकी बॉडी में हीट बनना शुरू हो गई है, ओके। सो दैट्स अ सिंपल थिंग, इसमें मुझे कोई मजीद मुश्किल चीज़ नहीं है जो मैं समझाऊँ। एनर्जी यूज for non-shivering thermogenesis, role of sympathetic stimulation. Although physical work and thermogenic effect of food causes liberation of heat, यानी जब आप एक्सरसाइज करेंगे या बहुत खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी में हीट बनेगी। These mechanisms are not aimed primarily at regulation of body temperature. Remember, आपकी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए शिवरिंग मौजूद है, सिंपैथेटिक सिस्टम मौजूद है। सो शिवरिंग प्रोवाइड्स अ रेगुलेटेड मीन्स, ओके। तो बाकी जितने भी मैकेनिज्म्स है दे आर कॉल्ड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मेथड्स। बहरहाल यार ये भी अजीब सी बात है, ये चैप्टर वैसे पूरा आया नहीं था यार। एनीवेज, एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी फॉर 70 किलोग्राम परसेंट। अगर आप सो रहे हैं तो इतनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, अवेक हैं लेकिन लेटे हुए हैं तो थोड़ी ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, स्विमिंग में देखें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, वॉकिंग स्टेयर्स सबसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहे हैं जब आप व्हेन यू आर क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। सो इस चैप्टर को मैं ऐसे लेता हूँ कि दैट्स वन ऑफ द चैप्टर्स जो आपको एक ही सिटिंग में कर लेना है और एग्जाम में इसमें बहुत ज़्यादा तंग करते नहीं हैं, बट ये आपकी बेसिल अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगली वीडियो में अगला चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।